केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो निर्माण स्वरूप बनते हैं यानी कि अभिकारकों के अभिक्रिया के बाद निर्माण स्वरूप बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना। और रासायनिक अभिक्रिया का परीक्षण क्या है, मतलब कि हम कैसे जानेंगे कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो अवस्था में परिवर्तन के द्वारा, रंग में परिवर्तन के द्वारा, तापमान में परिवर्तन के द्वारा, गैस का उत्सर्जन के द्वारा। अगला है रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कैसे करेंगे। तो पहला तो शब्द समीकरण के द्वारा और एक रासायनिक समीकरण के द्वारा, जैसे कि शब्दों से अभिक्रिया को प्रकट करना, जैसे कि जिंक जोड़ सल्फ्यूरिक अम्ल, ये शब्द समीकरण के रूप में जिसके फलस्वरूप बनता है जिंक सल्फेट जोड़ हाइड्रोजन। और वही इसे अगर हम रासायनिक समीकरण में करें तो शब्दों की जगह पर उनके सूत्र और यौगिकों का संकेत के से हम रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करते हैं। जैसे जिंक को Zn से और सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 से, और उसके बाद बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अगला रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करेंगे, तो संतुलित करना तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, इसलिए इसे संतुलित किया जाता है। ये चरणबद्ध संतुलित करना सीखने के लिए, जिसे कि अनुमान विधि या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहा जाता है। इसमें चरण 1 के रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। जैसे कि लोहा के चारों ओर बॉक्स है, जल के, और इधर बना है फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जाए। चरण 2 समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट की जाए। जैसे कि लोहा है अभिकारक में 1 और हाइड्रोजन है अभिकारक में 2 और ऑक्सीजन है अभिकारक में 1। लोहा है उत्पाद में 3, हाइड्रोजन है उत्पाद में 2 और ऑक्सीजन है उत्पाद में 4। स्टेप 3 सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। जैसे कि जल के साथ H लगाया गया है। स्टेप 4 सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए, मतलब कि वही गुणांक के रूप में। अगला सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है। चरण 5 अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। ठोस के लिए भौतिक अवस्था S का यूज किया जाता है, द्रव के लिए L, गैसीय अवस्था के लिए G और जलीय विलयन के लिए 1 Q। फिर यहाँ पे हमारा पूरा समीकरण संतुलित हो गया और भौतिक अवस्था भी हो गई। स्टेप 6 कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। अगला है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहला है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो इसे अगर प्रदर्शित किया जाए शॉर्ट में तो A+B बनाता है C। उदाहरण के लिए अगर देखें तो कोयले का दहन संयोजन अभिक्रिया है, जो कि होता है कार्बन और ऑक्सीजन के दहन से बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला जल का निर्माण भी एक संयोजन अभिक्रिया 2H2 + O2 बनाता है 2H2O। अगला है कैल्शियम ऑक्साइड और जल का अभिक्रिया भी संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि ये एक होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बूझा चूना कहा जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बूझा हुआ चूना कहा जाता है। अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। पहला प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे कि CH4 मीथेन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊष्मा बनाता है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। अगला श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसका समीकरण क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन के 6 अणु बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 6 अणु और ऊष्मा।
दूसरा टाइप है वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, यानी इसमें अभिकारक एक होगा, जिसे हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि ए टूटकर बी और सी बनाया। इसका प्रकार है वियोजन का। पहला तो ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा के द्वारा करवाया गया वियोजन। इसका उदाहरण के लिए देख सकते हैं, फेरस सल्फेट को अगर उष्मा दिया जाता है तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट को अगर उष्मा दिया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अगला टाइप है वियोजन का वैद्युत वियोजन। विद्युत द्वारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन, यानी विद्युत के द्वारा करवाया गया वियोजन वैद्युत वियोजन कहलाता है। जैसे कि जल में अगर विद्युत धारा दिया जाए तो ये H2 और O2 में विभक्त हो जाती है। अगला है प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाती है। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड को अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाए तो ये सिल्वर और क्लोराइड में विभक्त हो जाती है, और अगर सिल्वर ब्रोमाइड रहे तो सिल्वर और ब्रोमाइड में विभक्त हो जाती है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी किया जाता है। अगला है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और अगला है विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। जैसे कि लोहा और कॉपर सल्फेट के अभिक्रिया के फलस्वरूप फेरस सल्फेट और कॉपर बनता है। ये हुआ क्यों? तो लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण ऐसा हुआ। और एक और है कि जिंक और कॉपर सल्फेट, तो ये बनाता है जिंक सल्फेट और कॉपर, यानी कि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। अगला टाइप अभिक्रिया का द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे कि Na2CO4 सोडियम सल्फेट और BaCl2 बेरियम क्लोराइड बनाता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, यानी कि यहाँ पे दो आयन का आदान प्रदान हुआ है, इसलिए यहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई है। अगला उपचयन एवं अपचयन। उपचयन क्या होता है? तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब वह उपचयन कहलाती है, या फिर जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है तब वह उपचयन कहलाती है। जैसे कि C और O2 मिलकर बना रहा है CO2, यानी यहाँ उपचयन हो रहा है क्योंकि दोनों ऑक्सीजन जुड़ गया है। अगला 2Cu जोड़ O2, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन रहा है जो कि जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी उपचयन है। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जुड़कर बना रहा है कॉपर और जल, यहाँ पे भी ऊष्मा के द्वारा जुड़ा है, इसलिए ये भी उपचयन है। अगला है अपचयन अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी कमी होती है और पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तब उसे अपचयन कहा जाता है। यहाँ पे जो अभिक्रिया है CuO कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन कॉपर और जल बना रहा है, यहाँ पे H2 का उपचयन हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा है और H2 यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जाकर जुटा है। अगला दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। जब पहला तो संक्षारण। जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो संक्षारित हो जाती है। जैसे कि लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। यसद लेपन, विद्युत लेपन या पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। अगला है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रकार। विकृत गंधिता। वसा युक्त या तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाते हैं, इसे विकृत गंधिता कहा जाता है। विकृत गंधिता रोकने के उपाय प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर और वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस रखकर या फिर शीतलन के द्वारा।